नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी में उबाठा की यानी शिवसेना के जो है विधायक और सांसद टूट गए हैं और वो बहुत जल्द जो है शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। तो अंदर की हकीकत क्या है, आज हम इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन विधायक हैं, कौन कौन सांसद हैं जो उबाठा के संपर्क में नहीं हैं और वो जो है उनकी मोबाइल बंद है, नॉट रीचेबल हैं, ऐसे हैं। तो इसको लेकर जो है इस समय महाराष्ट्र की सियासी थोड़ा सा गर्म है। और हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो चेहरे कौन कौन से हैं जो उबाठा को जो है राम राम करने वाले हैं या कर चुके हैं। हमारे साथ में दयानंद नेने जी, हमारे सहयोगी, और हम राजनीतिक विश्लेषक, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो नाम है, कौन कौन है चेहरे जो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं, क्या है उनकी हकीकत, ये देखते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, कितने कुछ चेहरे आए हैं हमारे पास जो कि उबाठा छोड़ के जो है एनडीए में शामिल होने की तैयारी में है, सांसद हैं वो और विधायक हैं जो शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में है। श्याम जी, एकदम साफ बात करनी है जी। तो ये जो बातें उछाली जा रही है बार बार के शिवसेना में मतलब उद्धव ठाकरे की सेना में एक जो फूट पड़ने वाली है, या तो फिर एकनाथ शिंदे और उदय सामंत के बीच में दरार हो गई है, या एनसीपी टूट रही है वगैरह। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये आज के तारीख में, देखो कल की बात कोई नहीं कर सकता है, पर आज के तारीख में ये सब पतंगबाजी चल रही है मीडिया की जी। मेरे मेरे हिसाब से। क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हो जाने के बाद एक स्थिर और बहुत ही ज़्यादा स्थिर सरकार, मतलब 236 विधायकों का समर्थन जिसे है, ऐसी एक बहुत ही स्थिर सरकार आने के बाद में मीडिया के पास कुछ रहा नहीं है, मतलब महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ भी विषय नहीं है। तो फिर रोज ऐसे एक एक पुड़ी छोड़ना बोलते हैं, वैसे एक एक पुड़ी कहीं से तो कोई छोड़ रहा है और उसके ऊपर चर्चाएं हो रही है, अफवाहें बहुत जोरों से फैल रही है। अभी अपन एक एक चीज़ की बात करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी सब दर्शकों को भी। देखिए, देवेंद्र जी दावोस गए जी। उसके पहले उन्होंने पालक मंत्रियों के नाम अनाउंस कर दिए थे महाराष्ट्र में। और हमने लास्ट वीडियो, जो मैं लास्ट आया था, तो वो पालक मंत्रियों का वीडियो हमने बनाया था, तो उसकी में भी काफ़ी अरसा हो गया, 20-22 दिन होने के बाद उन्होंने नाम घोषित किए। मतलब हम हमारे वीडियो में हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है तीनों पार्टियों में, तो वो सच्ची में थी। और ये नाम घोषित हो जाने के बाद मैं सोच ही रहा था कि उसके ऊपर अपन एक बात करें, ये वीडियो के ऊपर, कि न्यूज़ आ गई देवेंद्र फडणवीस दावोस पहुंचे नहीं, तब तक 2 पालक मंत्रियों की अपॉइंटमेंट जो थी वो स्थगित दे दी। एक है गिरीश महाजन और दूसरी है अदिति तटकरे, रायगढ़। हाँ, रायगढ़ की। दोनों चौंकाने वाले हैं, क्योंकि गिरीश महाजन जी देवेंद्र फडणवीस जी के ब्लू आइड बॉय, एकदम मतलब एकदम बहुत ही करीबी में से एक है, और उनको जो नासिक का पालक मंत्री पद दिया गया था। और अदिति तटकरे, ये अजित दादा और सुनील तटकरे की तो बेटी है वो, तो उनको रायगढ़ का दिया गया था। पर भरत गोगावले जी नाराज हो गए शिवसेना के, उसकी वजह से ये दोनों को स्थगिति दे दी है। और अभी देवेंद्र जी वापस आने के बाद में ये उसके ऊपर क्या निर्णय लेंगे वो देखना पड़ेगा। पर ये पहली बातमी आ गई कि इनको स्थगिति देगी है। उसके साथ साथ दूसरी बातमी उस वक्त क्या आ गई थी कि उदय सामंत जी, जो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में गए दावोस, उनके पास 20 विधायक है और उनमें और एकनाथ शिंदे जी में दरार पड़ी है, और उदय सामंत जी कभी भी शिवसेना छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ सकते हैं करके। अभी ये 2 बातों के ऊपर पहले गौर करते हैं जी। तीसरी बात इसको ही लग के जो थी कि देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे के बीच में भी टेंशन चल रहा है, काफ़ी टेंशन चल रहा है। तो मैं ये सबसे पहले तो मैं ये तीनों बातों को खारिज करना चाहता हूँ। नो डाउट एकनाथ शिंदे जी कुछ तो अस्वस्थ है या नाराज है,
सो है, पर उसके लिए उनका और देवेंद्र जी के बीच का जो रिलेशन है उसमें टेंशन चलना है, ये बात नहीं है। नहीं तो जब आज उन्होंने यादी घोषित की पालक मंत्रियों की और फिर देवेंद्र फडणवीस दावोस गए और उसी वक्त दूसरे ही दिन इन्होंने जब पॉइंट आउट किया, एकनाथ शिंदे जी ने, तो दो जो जगह है जहां पे उनको प्रॉब्लम था शिवसेना को, नासिक और रायगढ़, तो उन दोनों जगह के पालक मंत्रियों की अपॉइंटमेंट को स्थगिति दे दी। अगर टेंशन होता तो वो देवेंद्र जी उस वक्त ये नहीं करते, ये पहली बात। दूसरी बात, उदय सामंत इंडस्ट्री मिनिस्टर है और मेरे ख्याल से गत 2 बार वो एकनाथ शिंदे जी के साथ दावोस गए थे, क्योंकि दावोस में जाते हैं तो वहाँ पे जो एमओयू वगैरह साइन करते हैं लोगों के साथ में, या तो महाराष्ट्र में आपका इन्वेस्टमेंट लाओ, ये जो पिच करते हैं अलग अलग कंपनियों को, पूरे देशी विदेशी कंपनियों को, तो वो प्राथमिक इंडस्ट्री मिनिस्टर जो होता है वो करता है और चीफ मिनिस्टर उनके साथ में रहते हैं। तो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे करके वो देवेंद्र फडणवीस के साथ में गए। उसका जो बवाल मचा है कि इनके साथ में 20 ये है, तो बिल्कुल पतंगबाजी है वो। और इस इमीडिएटली जैसे दावोस पहुंचे और उनको ये बात समझ में आ गई, देवेंद्र जी के को बताया गया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे पतंगबाजी चल रही है, तो उदय सामंत जी ने इमीडिएटली स्टेटमेंट निकाल के बोल दिया कि चीजों में कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें मैं खारिज करता हूँ। बिल्कुल। तो गई बात ये दोनों की। अभी आते हैं उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के ऊपर। उनका बाबा साहब के जो जयंती थी 23 जनवरी को, उस वक्त उनका अंधेरी में एक प्रोग्राम हुआ जी, और उस प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे जी ने अपने हमेशा के स्टाइल में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे गाली गलौज किया, कावड़ा मावड़ा ये सब, मतलब उन्होंने वहां पे जो दोहराने का होता है वो दोहराया। वो मीटिंग में उनके 5 खासदार जो थे वो अटेंड नहीं किए। वो 5 खासदार थे संजय देशमुख, नागेश अष्टीकर, भाऊ जाधव, ओम राजे निंबालकर और संजय दीना पाटिल जी। उनके साथ में 3 आमदार थे, दिलीप सोपल, राहुल पाटिल और बाबाजी काळे। ये लोगों ने वो वहां पे हाजिरी लगाई नहीं, वो प्रोग्राम में उपस्थित नहीं थे। अभी उसकी वजह से शिवसेना टूटेगी करके वापस एक बातें अभी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। इसके ऊपर मेरा जो थिंकिंग है ये है, देखो बिहाइंड द कर्टन, मतलब पर्दे के पीछे राजनीति में बहुत सारी बातें होती रहती है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी बातें चल रही है। कुछ चीजें मुझे मालूम है, पर मैं अभी इस दौर पे ये बताना नहीं चाहता हूं उनको सबके सामने। पर आप अगर दिल्ली का देखोगे, केंद्र सरकार का जो अभी कार्यकाल चल रहा है, उसमें अभी जो बजट सेशन शुरू होने वाला है, उसमें वक्फ बोर्ड का एक बड़ा बिल सामने आने का संभावना है। उनकी फाइनल मीटिंग हो चुकी है, उनकी जो जेपीसी अपॉइंट की थी उसके लिए। अभी वो एक बड़ा बिल है, केंद्र इनकम टैक्स एक्ट, वो शायद नया लाने का वो भी बात हम सुन रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े बिल्स वो आने वाले सत्र में आने वाले हैं। तो राजनीति जो क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स जो कहता है, शायद मोदी सरकार ये प्रयास करती होगी कि चूंकि उनके पास कम मेजॉरिटी है इस बार जी, एनडीए के पास सिर्फ 300 खासदार है, तो ज्यादा खासदार अपने साथ जुड़े, इसके लिए वो शायद शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ और शरद पवार जी का गठ उनके खासदारों के साथ बातचीत में लगी हो सकती है, और लगी हो सकती नहीं, लगी है। तो और शायद ये दोनों पार्टियां केंद्रीय राजनीति जो है, तो देश के हित में शायद अपने खासदारों को बता सकती है कि वक्फ बोर्ड का बिल जो है खास करके, और बजट जो है, उसमें अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सरकार को दो जी। उसका मतलब ये उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटेगी क्या, तो उसके ऊपर मैं आज टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें बिहाइंड कर्टन्स, पर्दे के पीछे चल रही है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड उद्धव जी का है, काम करने का उनका जो रवैया है,
टूट भी सकती है उनकी पार्टी फिर से, क्योंकि वो मराठी में एक कहावत है कि सुंब जळलं पण पीळ नाही गेला, मतलब जो रस्सी होती है जो बांधी रहती है वो पूरी जल जाएगी पर उसको जो रोटेशन, जो जिसको मराठी में पील कहते हैं, आइटन नहीं। हाँ, वो जाता नहीं है उसका। तो वैसे उद्धव ठाकरे जी का रवैया और काम करने का तरीका जो है, तो शायद शिवसेना आगे चल के टूट भी सकती है। कल की बात मैं अभी आज बोलना नहीं चाहता। और एक चीज है राष्ट्रवादी के बारे में जी। आप अगर देखोगे तो सुप्रिया सुळे जी ने अपना रवैया जो है ढीला किया है, वो थोड़ा सॉफ्ट किया हुआ है। वैसे ही सामना में भी हमने देखा है, सामना ने देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली गए तो उसके लिए उनकी तारीफ भी की थी, तो सामना भी थोड़ा सॉफ्ट होते हुए दिख रहा है। पर जो बात शिवसेना की है वही बात मैं राष्ट्रवादी की कहूँगा कि इमीडिएटली राष्ट्रवादी में दोनों साथ में आएंगे ऐसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दोनों में जो दरार हो गई थी एक दूसरे के खिलाफ, जो जिस हद पे जाके उन्होंने टीका टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ की थी शरद पवार जी के पार्टी के ऊपर अजित दादा ने, और वाइसे वर्सा, तो उसमें इतने जल्दी वो एक साथ आएंगे ऐसे लगता नहीं है। पर कुछ कुछ विषयों के ऊपर सहयोग एक साथ में रहना ऐसे हो सकता है। जैसे मैंने कहा, केंद्र में अगर एनडीए के को समर्थन देना है, जिसे हम इशू बेस्ड सपोर्ट कहते हैं, वैसा ये पार्टियां कर सकती है, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और शरद पवार जी की हो पार्टी। सकता है जो बिल में जो है समर्थन की बात अगर आएगी तो उस समय जो है ये वोटिंग कर सकते हैं वहां पर। मैं वही कहा ना, उसमें इशू बेस्ड, उसके लिए पार्टी में आने की जरूरत नहीं है जी। तीसरी बात मुझे क्यों ये लगता है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। सामने ही अभी थोड़े ही दिनों में म्यूनिसिपल इलेक्शंस आने वाले हैं, बिल्कुल, और पूरे वो म्यूनिसिपल इलेक्शंस और स्थानीय स्वराज संस्था जिसे कहते हैं, मतलब ग्राम पंचायत झेडपी, सारे इलेक्शन आने वाले हैं। सरपंच के उसमें चुनाव वगैरह है, तो वो तो महाराष्ट्र का विधानसभा का एक मिनी वापस चुनाव होने वाला है ऐसे लग रहा है जी। तो उसमें हर पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगी, ना कि किसी दूसरे पार्टी के साथ समन्वय करके फिर से अलायंस में जाके लड़े, क्योंकि आखिर में कोई भी राजकीय पक्ष हो उसकी ताकत बढ़ती कैसे है, तो ग्रास रूट पे उनका जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पे उनको बल मिले, उनको ताकत मिले, वो नगर सेवक हो या तो ग्राम पंचायत सदस्य हो या तो सरपंच हो, तो अधिक से अधिक अपने लोग ऐसे चुन के आए तो वो पार्टियों की ताकत बढ़ती है, और वो बढ़ाने में सारी पार्टियां रहेंगी। अभी उसमें एक ही चीज है, ये चुनाव कब होंगे लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे देखा कि 28 तारीख को, जनवरी 28 को ये जो विषय है प्रलंबित सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बोर्ड पे आने की संभावना है। अभी आएगा कि नहीं वो 28 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, पर बोर्ड पे आने की संभावना है। इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, तो उसे वापस रिस्टोर करो करके जो पिटीशन गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि अगर ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार खारिज किया तो सारी की सारी पार्टियों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ओबीसी एक बहुत बहुत बड़ी वोट बैंक है, और एक नया, जैसे मराठा आंदोलन हुआ, एक नया आंदोलन यहाँ पे शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र में, तो वो एक विषय है। और दूसरा, मुंबई और ठाणे में या पुणे में या नासिक में ऐसे जगह पे जहाँ पे जो सीटें होती है कॉरपोरेशन में, तो उसमें बढ़ावा एमवीए की सरकार ने किया था। जो ये युति की सरकार आई, उन्होंने वो डिसीजन कैंसिल कर दिया, तो वो मामला कोर्ट में गया है कि उसमें बढ़ावा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे पूना में 32 गांव पुणे कॉरपोरेशन को जोड़ दिए गए हैं, वो पहले जोड़े फिर निकाल दिए गए, तो उसका क्या करना। कल्याण में और डोंबिवली में 27 गांव जोड़े गए थे, फिर निकाला गया, फिर अभी उसका क्या करना। और उसके अलावा आखिर में सबसे बड़ा विषय पैनल सिस्टम जो है जी, जो पहले महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी ने 3 का पैनल कर दिया था मुंबई छोड़ के सारे महाराष्ट्र में। महायुति सरकार ने आके वो फिर से 2017 में जो 4 का पैनल था उसे रिस्टोर किया, तो 3 का पैनल रहे, 4 का पैनल रहे, वो क्या। तो ये सारे विषय का वो 28 जनवरी को बोर्ड पे सारे विषय आ सकते हैं। ये विषय तय होने के बाद में ही कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, उसके पहले नहीं होंगे।
अगर इसमें तारीख गिरी और ये जनवरी के बाद आगे फरवरी की वगैरह तारीख गिरी तो हम कह सकते हैं कि ये चुनाव अगले सितंबर तक आगे जाने की संभावना है, क्योंकि सारे कॉरपोरेशन ने, खास करके मुंबई कॉरपोरेशन ने तो बता ही दिया कि हमें कम से कम 2.5 से 3 महीना तैयारी के लिए चाहिए। तो वैसे हर कॉरपोरेशन कह सकती है। तो ये स्थिति है कॉरपोरेशन चुनाव के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद नैने जी। तो हमारा चर्चा जो है कई विषयों पर था, महाराष्ट्र की राजनीति पर। एक तो जो है पार्टियों टूट के ऊपर उठा है, चाहे शरद पवार की पार्टी है, और दूसरे जो है नगर निगम के चुनाव के ऊपर हमारा चर्चा था। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद नैने जी, धन्यवाद, जय हिंद।